बच्चा पार्टी आज अल्टरनेटिंग करंट पे लेक्चर नंबर 05 बाय वन एंड ओनली सोहम सर। ओके, एसी ऑन नहीं हो पाया था ना, चलो ठीक है। अब रेजोनेंस का डिस्कशन है आज। क्या डिस्कशन में? रेजोनेंस। रेजोनेंस बड़ा बढ़िया फिनोमिनन है, इट्स अ फैंटास्टिक फिनोमिनन। रेजोनेंस में क्या होता है, जैसे कोई भी सिस्टम है, ये रहा सिस्टम, खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करता है, પોતાની કંઈક प्राकृतिक आवृत्ति थी दोलन करे, आम 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 ऊपर नीचे थे, वो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब आप जब बाहर से उसको कुछ फोर्स दे रहे हो और आपका फोर्स भी पीरियडिकली लग रहा है ऐसे यूं, तो उसका खुद का फ्रीक्वेंसी और आपके फोर्स का फ्रीक्वेंसी दोनों मैच होता है, तो उस वक्त इसका ऑसिलेशन जूम ये हाई हो जाता है। समझा? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। कि सिस्टम का खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी, બાહ્ય આવર્તક બળની આવૃત્તિ અને એની પોતાની આવૃત્તિ મેચ થઈ જાય ને, ઇક્વલ થઈ જાય, ત્યારે આનો કંપ વિસ્તાર મેક્સિમમ થઈ જાય। આમ આમ દોલન કરતો હોય તો ઝૂમ ઉપર જતું રહે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રેઝોનન્સ। अनुनाद, अनुनादनी घटना गुजराती में, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में शायद एक्सपेरिमेंट भी किया होगा लैब में जाके। वो एक बड़ा सा एक पाइप था, वो ट्यूनिंग फॉर्क, लो चिपियो नहीं होता, ट्रैंग साउंड मैक्सिमम सुनाई देता था, वो रेजोनेंस है ना, साउंड मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस पे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन अभी हम एग्जांपल देने नहीं आए इधर, हम लोग सीधा इसको जी नीट में कैसे क्रैक करना है, रेजोनेंस के सम्स को वो सीखना है ना। चलो आ जाओ। जैसे LCR सीरीज सर्किट का रेजोनेंस सीख रहे हो आप, LCR AC सीरीज सर्किट है अपने पास, ठीक है। अब LCR AC सीरीज सर्किट है, उसमें करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन मॉड Z, जानते हो। अब मॉड Z क्या ले सकते हैं हम? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, है कि नहीं। अब आप देखो, ये जो XL और XC है, इसको हम ओमेगा L और 1 अपॉन ओमेगा C लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो ये हो गया LCR सीरीज सर्किट में करंट का फॉर्मूला। अब ये करंट को अच्छा करंट IRMS होता है ना, तो नहीं लिखूँ तो चलेगा नहीं, इधर IRMS VRMS। ये करंट मैक्सिमम होगा तो हम बोलेंगे सर्किट में रेजोनेंस हुआ। करंट कैसा होगा? मैक्सिमम। अब करंट कब मैक्सिमम होता है? जब ये वाला टर्म मिनिमम हो जाए। सिंपल सा गणित है, એટલે દેશી ગણિત છે ભાઈ। આ પ્રવાહ ક્યારે મહત્તમ થાય? જ્યારે આ ઇમ્પિડન્સ મિનિમમ થઈ જાય, નાનામાં નાનું થઈ જાય। तो इम्पिडेंस मिनिमम कब होगा? तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो नहीं हो सकता रेजिस्टेंस, तो क्योंकि वायर है तो रेजिस्टेंस तो होना ही होना है। ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो ये सबसे छोटा Z मिलेगा अपने को, है ना। तो Z मिनिमम कब होगा? व्हेन योर XL इज इक्वल टू XC, ये दोनों इक्वल है और माइनस है तो जीरो हो गया, है कि नहीं। इस वक्त आपका Z मिनिमम होगा और करंट कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। इसको बोलते हैं रेजोनेंस होना। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन सकता है, XL को ले लो ओमेगा L, ये ले लो 1 अपॉन ओमेगा C। अब आप समझो ओमेगा का मस्त चक्कर है इसमें। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा सेट हो जाए, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, 100 है, 150 होता गया। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आए कि जिसको यहाँ और यहाँ रखने पे ये दोनों आंसर इक्वल हो जाए, कि उस वक्त ही वो फ्रीक्वेंसी को L से मल्टीप्लाई करो और उसी फ्रीक्वेंसी को C से मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन करो, ये दोनों आंसर इक्वल हो जाए। ऐसा कोई स्पेशल फ्रीक्वेंसी होगा तभी ये सारा फिनोमिनन हो पाएगा, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगा स्पेशल, उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अनुनादीय आवृत्ति। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अनुनादीय कोणीय आवृत्ति को हम नाम दे देते हैं ओमेगा 0। तो ये हो गया आपका ओमेगा 0 L 1 अपॉन ओमेगा 0 C। अब ओमेगा 0 को इधर डाल दो, स्क्वायर 1 अपॉन
LC, क्या आ गया 1/रूट LC। ये हो गया रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हो गया कि नहीं। अब इसको आगे बढ़ाओ, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका है 1/√LC। अब इसकी जगह हम 2πf भी ले सकते हैं, 2π को नीचे डाल दो, तो ये क्या हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। तो रेजोनेंस में ये बड़े सिंपल से फंडे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको ये समझना है कि आपका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा लेवल सेट हो जाए कि तब ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये दोनों इक्वल होते ही ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो Z मिनिमम हो जाएगा और उस वक्त करंट क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक बात मुझे पक्का सामने निकल गई कि ये वाला टर्म है, इसको हम इमेजिनरी टर्म बोलते हैं। क्यों भाई, पूरा चैप्टर पढ़ के बैठे हो। जब हम Z लिखते हैं प्रॉपरली तो Z को ऐसे लिखा जाता है ना, R+J⍵L-1/⍵C। फिर इसको mod Z करते हैं तब ये जाके अंडर रूट में घुसता है R² +⍵L-1/⍵C। लेकिन पहले तो ऐसे लिखते हैं ना। तो जो J का साथ में है वो सारा इमेजिनरी टर्म होता है ना, काल्पनिक भाग हो ना। तो रेजोनेंस पे ये मस्त डायलॉग सेट होता है। रेजोनेंस जब हो उस वक्त इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बिकम्स जीरो। देख ले, ये इमेजिनरी पार्ट जीरो हो रहा है। ये बहुत धांसू डायलॉग है, याद रखना। किसी भी टाइप का रेजोनेंस हो, समझो उस वक्त Z क्या होगा आपका मिनिमम, और Z मिनिमम होने के लिए इमेजिनरी पार्ट उस वक्त क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर। ये है रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन। अब इसका एक ग्राफ भी है, चलो आ जाओ ग्राफ देखते हैं। रेजोनेंस का ग्राफ देखते हैं। रेजोनेंस कर्व बोलो उसको। ये ना देखो डिजाइन, बहुत गजब ग्राफ है। ये जो एक्सिस है ना, ये समझ लो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। IRMS किसको रिप्रेजेंट कर रही है करंट को, और ये एक्सिस ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जो चक्कर है वो I और ओमेगा के बीच में ही है। हम लोग सर्किट स्टार्ट करके इंतजार करते कि ऐसा कोई ओमेगा आवे 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 आवे, आया उस ओमेगा पे I क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो हम ओमेगा और I का कनेक्शन ही ढूंढते हैं। आपको पता है ये जो रेडियो ट्यूनिंग का मामला है वो भी तो रेजोनेंस है। रेडियो ट्यूनिंग होता है तो रेजोनेंस है ना। समझो, आपका फ्रीक्वेंसी और उस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मैच होता है तो साउंड सुनाई देता है कि आज के सदाबहार गाने। और आप उस फ्रीक्वेंसी से हट गए तो रेजोनेंस नहीं होता, तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देता। सिंपल सी बात है ना। इसलिए हम नहीं बोलते रेडियो FM नहीं बोलते, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वो FM वाले लॉन्च करते हैं कि भाई हमारा FM 92.3 है या 91 ये है वो है। वो अपना फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं आपको कि हमारा फ्रीक्वेंसी ये है, इस पे लाके ट्यून करो तो आपका और हमारा मैच हो जाएगा, साउंड बजेगा, दिना दिन दा बजेगा। ठीक है ओके, चलो ग्राफ देखते हैं। ये रहा रेजोनेंस ग्राफ। एक ले रहा हूं, फिर जमेगा, मजा आएगा आपको तो दूसरा भी लूंगा, नहीं मजा आएगा तो इसी को वापस रिपीट करूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम हो रहा है, देख लो IRMS मैक्सिमम इस पॉइंट पे हो रहा है। अब इससे बड़ा करंट है नहीं सर्किट के पास, समझो आप। तो ये रेजोनेंस हो रहा है एग्जैक्टली इस जगह पे, तो ये रेजोनेंस पॉइंट है। क्या ये रेजोनेंस पॉइंट है कि नहीं? रेजोनेंस पॉइंट है। अब रेजोनेंस में एक दांसू चीज है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मतलब क्या? शार्पनेस ऑफ द कर्व। आज ये वक्र बनाव्યું છે ને એની तीक्ष्णता, આ વક્રની तीक्ष्णता, इस कर्व का शार्पनेस कितना है उसको उसका क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर।
क्यू फैक्टर बोलते हैं। अब मान लो इसके साथ एक दूसरा भी लगा है यहाँ पे, रुको क्यू फैक्टर को बताता हूँ मैं, पहले बैंडविड्थ समझा दो फिर क्यू फैक्टर पे लेके इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलो पहले बैंडविड्थ समझ लेते हैं फिर क्यू फैक्टर का ड्राइंग करके समझाता हूँ, आ जाओ। अब देखो, आप जानते हो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, जानते हो पक्का। अब जब ये आपका आई जो है वो डिवाइड बाय √2 हो जाएगा, स्क्वायर है, तो उस वक्त पावर आधा हो जाएगा ना, कॉमन सेंस की बात है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, तो ऐसे देख, तो जब आपका आई डिवाइड बाय √2 हो जाएगा उस वक्त पावर क्या हो जाएगा, हाफ, है कि नहीं, ये तो जानते हो ना इन्फॉर्मेशन। तो अब करंट का आई बाई √2 होना मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ आई अपॉन 1.41, मतलब हुआ 0.70% ऑफ मैक्सिमम करंट, जो भी मैक्सिमम IRMS जो भी करंट है उसका 70% हो जाना। तो जब करंट इतना हो जाएगा उस वक्त पावर आपका क्या हो जाएगा, हाफ। जब करंट इतना हो जाएगा उस वक्त पावर क्या हो जाएगा, हाफ। लेकिन करंट ऐसा 2 बार होगा, चढ़ते वक्त और वापस उतरते वक्त, समझो। 70% ऑफ टोटल करंट है ना, तो देखो टोटल करंट ये रहा, उसका यहाँ पे बनाओ डिजाइन, तो ये आधा हो गया करंट आधा नहीं करना है, करंट कैसा करना है 0.70, तो थोड़ा और ऊपर ले, यहाँ तक ले लूँ, हाँ, तो इस पॉइंट पे करंट कैसा हो रहा है आपका, डिवाइड बाय √2, मतलब 70%, है कि नहीं। और जब करंट ऐसा होता है उस वक्त पावर क्या हो जाएगा आपका, हाफ, ठीक है। अब पावर हाफ होगा उस वक्त उसका ओमेगा कैसा दिखेगा, तो चलो ड्राइंग में देखते हैं। पावर हाफ, इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड बाय √2 हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे पावर कैसा हो जाएगा आपका, हाफ। और पावर हाफ होगा तो उस वक्त आपका फ्रीक्वेंसी ये होगा ω1, क्या बोलते हो, मतलब ω1 वाली फ्रीक्वेंसी पे पहुंचोगे तब आपका पावर कैसा हो गया होगा, हाफ। फिर वापस जब कर्व नीचे उतर रहा है तो वापस इसी पॉइंट पे आपका पावर हाफ होना है कि नहीं, कि उस पॉइंट पे करंट वापस 0.70% होना है, 70% होना है ना, तो आपका उस वक्त फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा ω2। तो 2 बार पावर हाफ होता है इसमें, क्योंकि 2 बार करंट ऐसा होता है, एक चढ़ते वक्त 70% होता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर उतरते वक्त वापस 70% से गुजरेगा। तो 2 बार करंट ऐसा होता है तो 2 बार पावर हाफ होगा। 2 पॉइंट आपको दिखा दिए ड्राइंग में। ये जो 2 बार पावर का हाफ होना, उसके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं उसको, बैंड विड्थ। ये रही विड्थ, चौड़ाई, पौड़ाई, इतना विड्थ, समझे कि नहीं, पक्का। अच्छा 1 मिनट, अब मुझे ये बताओ, ये वाला ओमेगा इधर क्या है, रेजोनेंस, मैक्सिमम हो गया ना करंट, तो उस वक्त ये जो ओमेगा है वो क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देगा ये वाला पॉइंट, है ना। समझ में आ रहे हैं सारे ओमेगा आपको कि नहीं आ रहे, पक्का। तो अब देखो बैंड विड्थ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सी बुक होती है जिसमें इसको डेल्टा ओमेगा लिख देते हैं, इतना बैंड विड्थ है। बहुत सी बुक में क्या करते हैं, इसको डेल्टा ओमेगा बोलते हैं और इसको भी डेल्टा ओमेगा बोलते हैं, तो 2 हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के अपने को ये गैप पकड़ना है कि इतना गैप है, उसको हम बैंड विड्थ बोलेंगे, समझा कि नहीं। अरे यार ये डबल होने से 2-2 नाम देने से फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने को समझ में क्या आ रहा है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप इज कॉल्ड बैंड विड्थ, ठीक है। उसको ड्राइंग में देखने जाएगा तो कितना डिस्टेंस होता है, देख ये यहाँ से लगा के यहाँ तक तेरा ω2 है और यहाँ से यहाँ तक ω1 है, तो ω2 माइनस ω1 इज एक्चुअली योर बैंड विड्थ। ऐसे इस तरीके से देखेगा तो, अब यहाँ से देखेगा तो भी आंसर यही आएगा, सिर्फ 2 आएगा, तो 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझाऊँ मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, रुक। जैसे ये देख यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ω0 है, ये प्लस ये करो, ω0 इज ω1 प्लस डेल्टा ओमेगा, दिख रहा है ना ड्राइंग में। ω0 मीन्स दिस प्लस दिस, दिख रहा है। यहाँ से ω1 को सब्जेक्ट बनाओ, ये हो गया इक्वेशन 1, चल ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इतना ω2, वो क्या हो रहा है, ये प्लस ये ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा हो गया। अब दोनों को माइनस कर दो, ω2 माइनस ω1, ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा
कैंसिल, ये आ गया 2 डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा ले, 2 डेल्टा ओमेगा ले, दिख रहा है चित्र में कि इतना गैप है साहब, उसको डेल्टा ओमेगा बोलो चाहे 2 डेल्टा ओमेगा बोलो, फर्क नहीं पड़ रहा है। ये समझ में आ रहा है सारा चित्र कि नहीं आ रहा है? ये जो गणित कर रहा हूँ यहाँ पे फटाफट छोटा छोटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? सीरियसली? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इस पद को, इस टर्म को? हाफ पावर बैंडविड्थ। अंग्रेजी मीडियम क्या बोलेंगे इसको? हाफ पावर बैंडविड्थ। क्लियर कि नहीं क्लियर? और इसका वैल्यू कितना होता है पता है, जानते हो आप? R/L। भाई कैमरामैन कवर हो रहा है ना यहाँ पे, इसका वैल्यू होता है R/L, हाफ पावर बैंडविड्थ का। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, रुको मैं देता हूँ स्क्रीनशॉट अच्छा सा। हाँ भाई पूरा कवर हो रहा है, मुझे इस कैमरामैन पे भरोसा नहीं था इसलिए देखने आया मैं। अब पूरा कवर हो रहा है, ले लो बढ़िया सा। हाँ लगाओ स्क्रीनशॉट, हो गया। हाँ ओके, चलो आ जाओ। अब इसके साथ क्यू फैक्टर की भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है मामला? क्यू फैक्टर के लिए जगह नहीं बची थी ना, मैं इसको इतना सा मिटा रहा हूँ। क्यू फैक्टर पे डिस्कशन अभी करेंगे। चलो देखो क्या है क्यू फैक्टर। आजा भाई। क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मतलब शार्पनेस ऑफ द कर्व। समझो, अब जैसे आपका ये ग्राफ है, इसके साथ एक और लगा दूं यूं, अब बोलो इन दोनों में से कौन सा शार्प है? ये वाला। तो इसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा है, इसका क्यू फैक्टर अच्छा है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? हाँ पक्का? हाँ, इसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा है, क्यू फैक्टर अच्छा है। सिंपल, शार्पनेस ऑफ द कर्व। अब क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ को तो 2 डेल्टा डब्ल्यू लिख या सिंगल डेल्टा डब्ल्यू लिख, फर्क नहीं पड़ना है। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंडविड्थ। गुजराती में बैंडविड्थ ज कहेवाय। हाँ, अब ओमेगा 0 मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या था? 1/√LC था, और ये क्या है? R/L है कि नहीं? अब इसको सेटल करो ऊपर, इसको सेटल करो नीचे। L ऊपर, R इधर ही था, ये √LC। अब ये L है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 बार √L, तो एक एक बार कैंसिल, तो क्या हो गया? 1/R और रूट में आ गए L/C। ये हो गया अपना क्यू फैक्टर का फॉर्मूला। बोलो क्लियर है बच्चा लोग? पक्का? अब रेजोनेंस पे हो गया, आपको नीट जी के बेसिक सम्स इतना पढ़ने से आराम से आ जाएंगे। फिर ज़्यादा तगड़ा करना है तो आपको फेजर आना चाहिए, क्योंकि सर्किट में मैंने तो सीरीज सीखा है। मान लो पैरेलल सर्किट आई तो, मान लो सिर्फ LC पैरेलल है तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस विच वी विल डिस्कस इन अपकमिंग सम्स, नो वरी। लेकिन अभी ये बेसिक ये है, इतना ज्ञान आपको होना ही चाहिए। तो रेजोनेंस के सम के अंदर एंट्री करने का कोशिश करो। अब एक बढ़िया बात बोलता हूँ, रेजोनेंस होने के लिए L और C दोनों चाहिए। जिस सर्किट में LC दोनों है, R हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, R के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है L और C की प्रेजेंस से। क्योंकि L और C नहीं होगा तो वो जो इमेजिनरी पार्ट है जीरो कैसे होगा? मान लो आपके सर्किट में कैपेसिटर ही नहीं है तो ये पोर्शन निकल गया, तब ये ओमेगा L कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा। समझे कि नहीं आप? तो L और C दोनों का होना कंपल्सन है, तभी रेजोनेंस होगा। ये बढ़िया बात है, इसको पकड़ के रखना। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी पावर भी सीखाना है आपको, थोड़ा पावर सिखाऊंगा फिर इसके सम्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके भाई, शूट हो रहा है ना, प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है ना लेक्चर? बहुत से बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे तो उनको भी भेजना होता है वीडियो। चलो अब पावर पे डिस्कशन करते हैं। पावर बड़ा जालिम है, आराम से सीखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। P = VI। अब LCR AC सीरीज सर्किट है कि नहीं? तो अब जानते हो वोल्टेज का फॉर्मूला, VM sin
ओमेगा टी, सिंपल। और वोल्टेज से करंट का फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ होता है, प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा, करंट पीछे होता है कि नहीं? हाँ, तो करंट का फॉर्मूला क्या लिखे? आई एम साइन ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी है तो इसका कुछ आगे या पीछे होगा ना वोल्टेज का, कितना आगे पीछे होगा? डेल्टा जितना। तो प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा, जो लेना है ले, मजे कर अपनी जिंदगी, ले माइनस डेल्टा बस। तू बोले तो प्लस लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर? चलो, ये हो गया पावर के अंदर वोल्टेज और ये हो गया करंट। अब इसका मैथमेटिक्स सॉल्व करो, आप करते हैं। चलो, Vm और Im को साथ में रख दो, साइन साइन को साथ में रख दो, साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। अब यहाँ पे सुनो, 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये एक मैथमेटिकल पैटर्न बन रहा है 2SS। उसका एक साइड में प्रेजेंटेशन देता हूँ, इधर दिख रहा है ना कैमरामैन भाई? देख, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऐसा है कि -2SS इज इक्वल टू C माइनस C, ये मैथमेटिकल पैटर्न है। अब क्या पैटर्न है इसका मतलब समझाता हूँ। -2 साइन अल्फा साइन बीटा, इसका डिटेल वर्जन ये होता है। SS का मतलब साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये C का मतलब होता है कॉस, और वो C का मतलब भी होता है कॉस। अंदर अल्फा प्लस बीटा और इधर अल्फा माइनस बीटा, ये है। तो जहाँ भी आपको 2SS दिख जाए उसका डिटेल मतलब ये समझो कि आपको ये करना है। तो देखो दिख गया 2SS, नहीं दिख रहा था तो 2 डाल के मैंने दिखा दिया आपको कि अब तो दिख रहे हैं। हाँ, अब इसमें अल्फा कौन है भैया? ये रहा अल्फा, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है आपका? बीटा। तो लेकिन -2 नहीं दिख रहा है साहब। अरे यार, ले माइनस, ले माइनस डाल दिया इधर जबरदस्ती, तो एक माइनस को इधर भी डाल दे, ले खेल खत्म, बस खुश। माइनस का चक्कर नहीं है ना अब तो पूरा सेट हो रहा है ना, -2SS। चल ले सॉल्यूशन। Vm Im माइनस अपॉन 2, इसका सॉल्यूशन क्या आया? कॉस माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अपना अल्फा और ये रहा अपना बीटा, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हेलो बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ये कुछ ज़्यादा हार्ड गणित नहीं है, मैंने साइड में रेफरेंस दे दिया है आपको कैसे होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। -Vm Im डिवाइड बाय 2। अब देख भाई, ये हो गया cos 2 ओमेगा टी माइनस डेल्टा, ये हो गया cos ओमेगा टी कैंसिल डेल्टा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये हो गया आपका पावर, क्या हो गया? पावर। अब मैं बात करूं एवरेज पावर की, कि एवरेज पावर क्या होगा। तो एवरेज के लिए आपको यहां पे सिंबल लगाना है, ये हो गया आपका एवरेज। अब एवरेज वाले मामलों में ये 1 पीरियड ओवर द 1 पीरियड, एक आवर्त पर सरेराश होए, 1 पीरियड पे एवरेज होता है। यार 1 पीरियड पे जब एवरेज लेते हैं तो जो टी वाला टर्म है कॉस और साइन में वो 0 होता है, बाकी कांस्टेंट ऐसे कैसे रहता है। तो इन सब में देखिए ये है टी वाला टर्म, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 0। एवरेज लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो अब देखो एवरेज पावर निकल के क्या आया? -Vm Im बाई 2, ये हो गया 0, और ये हो गया माइनस कॉस डेल्टा, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब देख Vm बाई √2 Im बाई √2 कॉस डेल्टा, ये हो गया एवरेज पावर। बोलो क्लियर है? अब ये Vm बाई √2 Im बाई √2 को ऐसे लिख सकते हैं, Vrms Irms कॉस डेल्टा। बोलो, यही फॉर्मूला है ना आपकी टेक्स्ट बुक में, शायद यही मेथड से टेक्स्ट बुक में भी किया गया है, तो कुछ डेंजरस नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। आया समझ में? बहुत सिंपल सा गणित है इसका। अब भैया सुन, यहाँ पर भी 3-4 वेरिएंट है डेल्टा के अकॉर्डिंग। कौन से केस में कैसा डेल्टा होता है पता है आपको? जैसे सर्किट में
अभी तो समझ तीनों लगा हुआ है, LCR, इंडक्टर भी लगाया सर्किट में, रेजिस्टेंस भी लगाया, कैपेसिटर भी लगाया। लेकिन मैं बोलूं कि सर्किट में सिर्फ R लगा हुआ है तो डेल्टा क्या होगा? 0। वेरी गुड। सिर्फ R वाला सर्किट है तो डेल्टा क्या होगा? 0। रुक, तो थोड़ा करते हैं इसको डिजाइन। ओनली R सर्किट है तो उधर डेल्टा क्या हो जाएगा? 0। अब मान लो ओनली L सर्किट है, ओनली L वाला सर्किट है तो डेल्टा क्या होता है? π/2, क्योंकि ओनली इंडक्टर वाले सर्किट में करंट वोल्टेज से पीछे होता है ना π/2 जितना, तो ये वही तो दिखाता है डेल्टा कि कौन कितना पीछे है ना। फिर ओनली कैपेसिटर सर्किट है तो डेल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। भाई कैमरामैन कवर हो रहा है ना ये स्क्रीन पूरा? हाँ। अब इन तीनों केस में पावर क्या मिलता है? देखो इन तीनों केस में पावर क्या मिलता है बताता हूँ। डेल्टा 0 रख दे यहाँ पे तो ये तेरा जो एवरेज, अब ये पावर एवरेज है, अभी अपन ने एवरेज निकाल दिया इधर। अब मैं हर बार वो एवरेज का ब्रैकेट नहीं बना सकता, एवरेज पावर है आप समझ लो। तब एवरेज पावर क्या हो जाएगा? VRMS IRMS cos 0 मीन्स हो गया 1। ये आ गया। पावर लॉस इतना होता है, इतना पावर लॉस होता है, VRMS इंटू IRMS। क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? ओके। अब ओनली L सर्किट है तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos π/2। cos π/2 पे क्या हो जाएगा? 0। तो एवरेज पावर लॉस 0। रुको, इसमें भी 0 हो जाएगा π/2 रखते ही। अच्छा, यहाँ पे पावर लॉस 0 हो रहा है, मतलब पावर खाया नहीं जा रहा है। पावर मतलब वॉट, तो वॉट यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों सर्किट को क्या बोलते हैं? वॉटलेस सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉटलेस सर्किट या वॉटलेस करंट। जो फ्लो हो रहा है करंट, उसमें से कुछ भी पावर के फॉर्म में डिसिपेट, लॉस नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वॉटलेस सर्किट या वॉटलेस करंट। बोलो, है इजी पावर का टॉपिक? ये रहा पूरा। अब सम्स को हैंडल करना है तो आपको पावर का इतना ही ज्ञान चाहिए। सम्स को हैंडल करते वक्त इतना सारा गणित नहीं भी आएगा तो भी चलेगा बायोलॉजी वालों। सम्स को डील करना है तो ये ज्ञान काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट सेट करता हूँ। ये तो नया टेक्नीशियन है ना, मेरे को भरोसा कम है। स्क्रीन पूरा आना चाहिए बच्चों को। आ रहा है ना? थैंक यू। ओके, अभी जो हम सीखे रेजोनेंस और पावर फैक्टर, पावर, ये पावर का फॉर्मूला था ना IRMS VRMS cos डेल्टा। इस cos डेल्टा को पावर फैक्टर बोलते, भाई मैं भूल गया बोलना। अब इसका प्रैक्टिस करते थोड़ा। चलो ये रहा सम, देखो। एन इंडक्टर हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ 50 मिली हेनरी। एल क्या है? 50 मिली हेनरी है, हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस एंड 50 पिको फेराड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना है भैया? 500 है। ओके ओके, दिख गया। -12 तो पिको निकल गया। आर कनेक्टेड इन AC सर्किट। इनको AC सर्किट में कनेक्ट किया है। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट? ही हा हा। आया मजा? ये पूछा गया सम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, समझो। ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं लाया है, पूछे जाते हैं ऐसे सम्स भी। हम बेसिक चीज़ों को ही भूल जाते हैं बहुत बार और बड़े हाई लेवल के सम्स तैयार करते हैं। ये पूछा गया है, इस सम से पता चलता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। देखो, ω0 इज 1/√LC। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है अपने को। L क्या रख दूं? 50 × 10⁻³ C क्या रख दे? 500 × 10⁻12। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, खेल खत्म। हाँ, खेल खत्म, कर लो सॉल्व। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सम डालो। अच्छा, हाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला है, तो फ्रीक्वेंसी बोला है तो क्या दिक्कत है? ये जो ω0 है इसको 2πf कर दो, 2π को नीचे डाल दो, खेल खत्म, है कि नहीं? चलो अगला सम देखते हैं। ओके बच्चा पार्टी, अब ये थोड़ा स्टार्टिंग में ही आपको धांसू सम दे दिया है, थोड़ा अच्छा भी है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, दिमाग लगाएंगे।
इन अ सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, मतलब रेजोनेंस हो रहा है सर्किट में, एलसीआर तीनों तीन अवेलेबल है, उधर रेजिस्टेंस भी पड़ा है, उधर कैपेसिटर भी पड़ा है और एल भी है, तीनों कंपोनेंट आर कनेक्टेड इनटू द सर्किट। ड्राइंग करता हूं, बिना ड्राइंग के तो मजा नहीं आएगा। देखो ये हो गया एल, ये हो गया सी, ये हो गया आर, ये हो गया सप्लाई बैटरी, है ना, ठीक है, एल सी आर, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें बोला है कि वोल्टेज अक्रॉस आर इज 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है यहां पे, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज बनता है वो बनता है 10 वोल्ट, ठीक है। फिर R इज 1 किलो ओहम, 1 किलो मतलब 1000 ओहम रेजिस्टेंस है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 200, वेरी गुड। इट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस L इज व्हाट, मतलब ये L के दो एंड है, उनके बीच में वोल्टेज क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है यार। देखो L के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला है ना, या तो ये होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। आपके पास डी टी मतलब डेल्टा टाइम इंटरवल कुछ दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, एल भी नहीं है आपके पास, तो ये फॉर्मूला छोड़ो। तो हम सिंपल सा ओहम्स लॉ तो ले सकते हैं ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये भी तो ले सकते हैं। वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर ना બે છેડાઓ વચ્ચે જે વોલ્ટેજ હોય એ માઇનસ એલ ડીઆઈ બાય ડીટી હોય, આપણે ના નહીં પાડતા, પણ એ શોધીશ કઈ રીતે, ડીઆઈ બાય ડીટી છોડ દો અને डेल्टा आई बाई डेल्टा टी समझ ले, और डेल्टा टी समयगाળો ક્યાં છે, નથી ને, तो ये नहीं लेते, ये वाला तो ले सकते हैं। और ये करंट कौन सा होता है, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट इनटू एक्सएल। अब देख दो चीज़ें हैं, ये एक्सएल भी तेरे को चाहिए और आई भी चाहिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा मेहनत कर, सब मिलेगा। आई तो ढूंढ के लाऊं, देख मैं तुरंत, देखिए जैसे बैटरी है, बैटरी में से जो करंट निकला वो इधर फ्लो करेगा, बैटरी में से जो करंट निकला वही करंट रेजिस्टेंस में, वही करंट सी में और वही एल में, सब जगह से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आई तो यहाँ से मिल सकता है कि आई इज एक्चुअली कॉमन फॉर ऑल थ्री कंपोनेंट्स, सबके लिए आई एक ही चल रहा है कि नहीं। तो इसका करंट फाइंड कर लूँ, आई मतलब इसका वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस, चलेगा, नहीं समझ में आया, रुक। जैसा फॉर्मूला तो इंडक्टर के लिए लिया वैसा ही रेजिस्टेंस के लिए नहीं ले सकता, आई इंटू आर ले सकते कि नहीं। अब इसका वोल्टेज क्या दिया है 10, इसका रेजिस्टेंस क्या दिया है 1000, देख लो, तो मिल गया आपको यहाँ से आई 1/100 एम्पियर, तो आई को लगा दो 1/100 एम्पियर। अब मामला किसका है, एक्सएल का, तो एक्सएल भी अपन ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सएल को भी ढूंढ सकते हैं। एक्सएल इज एक्चुअली ओमेगा एल। अब फिर चक्कर फिर पड़ रहा है, एल अपने पास है नहीं, लेकिन अब यहां दिमाग दौड़ता है बच्चे का कि सर एल नहीं है, घबराओ मत, ये रेजोनेंट सर्किट है, रेजोनेंट सर्किट में एक्सएल ही अपना एक्सी होता है, दोनों इक्वल होता है, और एक्सी आप 1/ओमेगा सी से ला सकते हो, लेकिन शर्त है कि आपको ओमेगा और सी पता होना चाहिए। तो दोनों है, देख लिस्ट में है कि नहीं, समझ में आ रहा है। रेजोनेंस लेने से आप ओमेगा एल के चक्कर से बच गए, ओमेगा सी ले लिया आपने। अब लो वैल्यू ओमेगा कितना है 200, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेराड, यहां से मिलेगा आपको एक्सएल, मिला कि नहीं, डाल दो इधर, मामला खत्म। बोलो कैसा लगा सम, इसको ज़्यादा इजी नहीं बोल सकते, थोड़ा सोचने पे मजबूर किया अपने को। ये वोल्टेज का, इंडक्टर का ये फॉर्मूला जानते थे, फिर हमको ये लगाना पड़ा, तो ये थोड़ा सोचने को मजबूर किया। फिर करंट कॉमन है, फिर एक्सेल लाए, अच्छा सम है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा लोग, अब एक पैसेज है, ये पैसेज आराम से पढ़ेंगे और इस पैसेज पर से टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हमको, ये वाला, इसका नेक्स्ट और एक और आएगा, ठीक है। पैसेज को केयरफुली पढ़ लो और इस पैसेज में से जो निचोड़ सकते हो ना, सारा निचोड़ लो डेटा, ठीक है। चलो पढ़ो पैसेज को। इन एलसीआर सीरीज सर्किट विथ 100 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, कैमरामैन कवर हो रहा है ना भाई, जहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 200। देखो एलसीआर तीनों है, हाँ,
200 वोल्ट का सोर्स है, मतलब सोर्स का वोल्टेज होता है आरएमएस कितना है 200 वोल्ट। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ए, ये देख एल सी आर, और ये हो गया अपना सोर्स। तो सोर्स का जो वोल्टेज होता है उसको आरएमएस ही बोलते हैं ना, हाँ, तो फिर 200 वोल्ट। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300, मतलब ओमेगा कितना है 300 रेडियन पर सेकेंड। When only the capacitor is removed, अच्छा अभी सर्किट में से कैपेसिटर को निकाल दो, कैपेसिटर को निकाल दो, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय डेल्टा, मतलब फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा डेल्टा, कड़ा तफावत सूत्र जैसे डेल्टा। आगे बढ़ो। When the inductor only is removed, मतलब कैपेसिटर रहने दो और इंडक्टर को निकाल दो सर्किट में से, तब करंट लीड्स द वोल्टेज बाय डेल्टा अगेन, मतलब फिर से फेज डिफरेंस क्या है डेल्टा ही है ना। ये इंफॉर्मेशन है इतनी, ये पैसेज है, मतलब आप एक बार कैपेसिटर को निकाल दो सर्किट में से तो फेज डिफरेंस डेल्टा आता है, फिर आप कैपेसिटर को रहने दो इंडक्टर को निकाल दो तो भी फेज डिफरेंस क्या आता है डेल्टा ही आता है। ये गजब ट्रिक है यार दोनों केस में। रुको तो यहां पे लिखते हैं, चलो। व्हेन कैपेसिटर रिमूव्ड, ध्यान से कैपेसिटर रिमूव किया, ओके, फेज डिफरेंस क्या हो गया 10 डेल्टा, उसका क्या फॉर्मूला था XL माइनस XC अपॉन R। अब आपने कैपेसिटर निकाल दिया है, गया ये R इधर ले लो, XL इज इक्वल टू R 10 डेल्टा, ये मिला XL। अब दूसरा सीन देखो, व्हेन L रिमूव्ड, हो क्या रहा है इसके रिमूव होने से, बस उसी पे ध्यान लगाना है। जब L को रिमूव किया तो फिर फॉर्मूला फिर से लगाया 10 डेल्टा इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। L को रिमूव कर दो तो ये हो गया 0, ये प्लस मॉड्यूलस में प्लस समझ लो, XC इज इक्वल टू R 10 डेल्टा, फिर से वही आ रहा है, मतलब हाँ वेरी गुड, पब्लिक होशियार है। यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC रेजोनेंस करवा रहे हैं लेकिन सीधा बोल नहीं रहे, ठीक है। लेकिन ऐसे देखने जाओ तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब रेजोनेंस के लिए आपको L और C दोनों चाहिए सर्किट में, रेजोनेंस के लिए L और C दोनों चाहिए। अब इन्होंने पहले केस में C निकाल दिया तो अब रेजोनेंस कैसे हो पाएगा, दूसरे केस में L निकाल रहे हैं तो रेजोनेंस कैसे हो पाएगा। तो रेजोनेंस बोलने को अच्छा लगता है यहाँ पे क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है, लेकिन होगा नहीं टेक्निकली, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए बोथ द कंपोनेंट L एंड C आर रिक्वायर्ड इन द सर्किट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पकड़ते हैं इसका 134, क्वेश्चन नंबर 1। ये अब मतलब आज का कौन सा है, चौथा पांचवा जो भी है, ये पैसेज पढ़ के इतना अपन ने निचोड़ निकाला, ये सारा पैसेज में से मिला। अब क्वेश्चन क्या है, द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, इम्पीडेंस पूछा है तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये 0, XL और XC इक्वल बन रहे ना, तो ये क्या हो जाएगा, अरे हाँ, तो इम्पीडेंस क्या मिलेगा R जितना, और R कितना है 100 ओहम, ये आ गया इम्पीडेंस। अब एक और क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट करो आप, आएगा, हाँ आने दो, रुको। एक और क्वेश्चन आया, द करंट इन द सर्किट इज व्हाट। अब सर्किट में करंट पूछा है तो I इज इक्वल टू V बाई मॉड Z। V कितना दिया है 200, मॉड Z कितना है 100, तो करंट आ गया ना 2 एम्पियर। ये रहा आंसर, सिंपल। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, डाउन करो इसको, स्टॉप, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और लेके जाओ, हाँ बस देखो, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज व्हाट। भाई पावर का फॉर्मूला ले लेने, VRMS IRMS cos डेल्टा। VRMS 200 दिया है, IRMS अपन ने बुद्धि लगा के ले आए 2 एम्पियर, cos डेल्टा, डेल्टा इन्होंने 60 डिग्री दिया है तो cos 60, तो 400 इंटू cos 60 मीन्स 1/2, 200 वॉट इज द पावर। ये रहा आंसर ए। बोलो खत्म पैसेज, आया मजा कि नहीं आया। इंपीडेंस को पढ़ते ही तुरंत सीधा प्रैक्टिस में आ गए तो आया ना मजा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चल बच्चा पार्टी आजा, पढ़ो क्वेश्चन आप लोग। मैं खड़ा हूं ना इधर, शांति रखो।
अ कॉइल इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स ऑफ 120 वोल्ट। सोर्स का वोल्टेज मतलब VRMS कितना है 120 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 है तो ओमेगा कितना होगा 2 पाई f, 2 पाई 50 मतलब 100 पाई होगा। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 5 एम्पियर, IRMS इज 5 एम्पियर, कंज्यूम पावर इज 108 वॉट। AC मामला है, हाँ, पावर का वो फॉर्मूला VRMS IRMS cos डेल्टा चलेगा इधर, हाँ। देन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी व्हाट, रेजिस्टेंस क्या होगा, पावर का फॉर्मूला तो ले, फिर देखते ऊपर वाला अपने साथ है। पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS cos डेल्टा। अब सबसे पहला चक्कर ही डेल्टा कहाँ है, चल VRMS IRMS से तो काम हो जाएगा, 120 ले लेंगे और ये ले लेंगे 5, ये तो 120 और 5 हो गया। सबसे बड़ा चक्कर ही कॉस डेल्टा ना ही पता है, नहीं पता है। वेरी गुड, कौन बोला आर वाला, सुपर आंसर, गज्जर नमन। आर बाय मॉड जेड लेंगे, काहे ड्राइंग भूल जाते हो आप लोग। देखो ये ड्राइंग था, यहाँ पे था अपना इंपीडेंस मॉड जेड, यहाँ पे क्या था आर और यहाँ पे क्या था एक्सएल माइनस एक्सी, यही था ना ड्राइंग, और यहाँ पे था डेल्टा। आपको बोला था यहाँ से देखो टेन डेल्टा क्या दिखता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये हम हर बार लेते ही हैं। तो यहाँ से कॉस डेल्टा भी दिखना चाहिए ना आपको, कॉस डेल्टा बराबर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मॉड जेड। खत्म, सीखा था कि नहीं ये टेक्निक पिछले लेक्चर्स में, तो फिर पढ़ो अच्छे से, तैयार किया करो। तो कॉस डेल्टा में बच्चा फंस गया तो उसमें से बाहर आने का ट्रिक है आर अपॉन मॉड जेड। हियर इज द ड्राइंग, दिया था ये ड्राइंग, पक्का एकदम तैयार करवाया था। अब एक और चक्कर है भाई, ये मॉड जेड नहीं है, अब आसमान से टपका खजूर पे लटका, ये हालत हो गई। कॉस डेल्टा नहीं था तो आर अपॉन मॉड जेड ले लिया। अब मॉड जेड नहीं है, देख ले कहाँ है लिस्ट में, मॉड जेड नहीं है तो घबराना नहीं, ये जानते हो ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। तो मॉड जेड क्या लेंगे, V अपॉन आई, VRMS IRMS हो गया, VRMS कैंसिल, आई ऊपर गया, आई स्क्वायर RMS इंटू आर, और ये हो गया P। अब रख दो पावर 108, करंट कितना है 5 इंटू आर, यहाँ से मिल जाएगा आपका आर। बोलो है कि नहीं, इजी, टफ नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मांगता है यहाँ पे आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, जेड पे आपका ग्रिप होना चाहिए, इस ड्राइंग पे आपका ग्रिप होना चाहिए, तो इजी है सम, है ना। चलो अब एक और देखते हैं अगला, फिर खत्म करते हैं इसको। ओके बच्चा लोग, अब आज का लास्ट सम, और लास्ट इसलिए एकदम इजी रखा है ताकि जल्दी जल्दी निपटे और घर भागो यार। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट इज एफ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ है। इफ द कैपेसिटेंस इज मेड 60 टाइम्स द इनिशियल वैल्यूज, मतलब पहले जो कैपेसिटर था सर्किट में वो C था, अब उसको हटाओ नया लाओ 16C। तो दो सिचुएशन है, पहले C और अब क्या था 16C, तो नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अरे यार छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन है, देख रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/√LC। अब ये क्या होगा 2 पाई f, है कि नहीं। अब f और l को फोकस कर, f इज अब C, तो रख दो f1 अपॉन f2 √C2 अपॉन C1। अब पुराना वाला फ्रीक्वेंसी क्या है f, नया वाला ढूंढना है, C2 और ये आपका C1 कैंसिल, 4, f/4 इज आंसर। इतना स्पीड में कभी नहीं पढ़ाया, खत्म, f/4 इज द आंसर, यस, है कि नहीं इजी। तो अब आप इसका प्रैक्टिस करो, रेजोनेंस का प्रॉपर और भी टेक्स्ट बुक में सम्स होंगे आपके पास, ये रेफरेंस बुक में सम्स है, इन सब का प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते फिर और भी धांसू आइडियाज के साथ। ओके बाय।